अब आगे पॉइंट आता है आपका यहां एग्रीकल्चर के संबंध में। तो एग्रीकल्चर के संबंध में बहुत सारी बातें हमको करनी है यहां पर आकर। तो मैं सोचता हूं कि क्यों ना हम यहां पर किसी स्पेशलिस्ट को बुला लें। स्पेशलिस्ट कौन होगा यहां पर? भाई देखो, आपने अपने फील्ड के सभी स्पेशलिस्ट होते हैं। मैं खेती बाड़ी और पशुपालन की बातें शायद उतने अच्छे से ना कर पाऊं। अगर वाकई में यहां लिटरली गांव के एक किसान को अपनी क्लास में अगर मैं बुला लूं, गांव के एक किसान को जो वाकई में खेती बाड़ी आज भी कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को अगर मैं बुलाऊं, तो बताइए मालिक, फिर बात बनेगी या नहीं बनेगी? यस और नो? तो काफी कुछ हमें नॉलेज मिल जाएगी और उनसे खेतीबाड़ी और पशुपालन की नॉलेज लेने के बाद में फिर अपना जीएसटी का क्या ट्रीटमेंट होगा किस केस में, वो मैं आपको वहां पर बताकर चलूंगा। तो मुझे आप 30 सेकंड का समय दो तो मैं करता हूं व्यवस्था। हाँ जी सर। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि एग्जम्पशंस हमारी चल रही हैं जीएसटी के अंदर, और एग्जम्पशंस में अब हम आ गए हैं अपने किसान वाली एग्जम्पशन पर। दान धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सरकार और किसान से जुड़ी हुई बात करने जा रहे हैं। किसानों से संबंधित बहुत सारी एग्जम्पशन जीएसटी में हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम किसान को ही अपने स्टूडियो में बुला लें और गांव के जीवन के संबंध में, खेतीबाड़ी के संबंध में, पशुपालन के संबंध में किसान से ही पूरी जानकारी ली जाए। उसके बाद जीएसटी का क्या सीन होगा वो तो सब अपना हम लपेट देंगे उसके अंदर, ठीक है ना? तो इसलिए मैंने गांव से बुलाए हैं श्री लाल सिंह जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लाल सिंह जी हमारे स्टूडियो के अंदर। और आप नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपको नमस्कार कर रहे हैं, नमस्कार स्वीकार कीजिएगा। और आप थोड़ा सा आगे आ जाइए ताकि स्क्रीन में आप पूरे फिट हो जाएं। ठीक है जी। जी अपना नाम बताइए। लाल सिंह। लाल सिंह। अच्छा लाल सिंह जी, आप बिल्कुल आराम से बोलिएगा, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है किसी तरह की। हम खेती बाड़ी से जुड़े हुए कुछ सवाल आपसे पूछने वाले हैं ताकि हमारी नॉलेज भी इनहांस हो जाए। अब हमें देखो किताबों के बारे में तो नॉलेज है, जीएसटी होता है क्या, कैसे होता है, लेकिन खेती बाड़ी के बारे में हमें बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो अब कितने बजे पहुंचे यहाँ पे? सुबह पहुंचा हूं मैं 8:30 बजे। 8:30 बजे के आसपास। ग्रेट। क्योंकि हमारी क्लास सुबह सुबह होती है ना, इसमें आपको झूठ नहीं बोलता। अच्छा, तो आप अपना पूरा परिचय दीजिएगा। आपका गांव कौन से स्टेट में आता है, कहां पड़ता है, किस तरह से है? यूपी स्टेट में आता है और अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। गांव चिवरपुर किनवासा। गांव किनवासा आता है। हाँ। अच्छा, ठीक। इगलास तहसील होती है हमारी। आप कह रहे हैं कि यूपी में अलीगढ़ के आसपास की बात है ये? अलीगढ़ इगलास के आसपास की बात है। वहां किनवासा गांव आता है, वहां आप रहने वाले हैं। कितनी जमीन है आपके पास में? 50 बीघे। 50 बीघा जमीन है। अच्छा। एकड़ में अगर बात करें तो मोटा मोटी कितना एकड़ होगी? लगभग 4 साढ़े 4 एकड़। एकड़ का भी अलग अलग हिसाब होता है, बीघा के एकड़ का। चलो ठीक है जी। तो अब एक बात तो, जो गांव में जीवन होता है, मतलब लोग जैसे शहरों में तो नौकरी करते हैं अपनी, या फिर कोई बिजनेस डालते हैं, तो गांव में लोग अपनी आजीविका कैसे चलाते हैं, मतलब अपने परिवार को कैसे पालते हैं? अपनी खेती करते हैं और अपना जो भैंस है, गाय है, इन्हें पालते हैं। बकरी भी पालते हैं? बकरी अब नहीं पालते, पहले पालते थे कभी। अच्छा। भेड़ पालते हैं? अब नहीं पालता कोई भी। अच्छा, वो भेड़ पालने वाले अलग ही लोग होते हैं। शायद राजस्थान में लोग ऐसे, राजस्थान में हैं अभी भी जो भेड़ पालते हैं। अच्छा। तो कौन कौन सी फसल आप अपने खेतों में लगाते हैं? गेहूं है, आलू है, धान है और तुम्हारा सरसों है। सब्जियां भी होती हैं? सब्जी लगाते। कौन सी? इसमें तुम्हारा ये भिंडी है, लौकी है, तुरई है। अच्छा। हरी सब्जी ज्यादा खाते हैं। हरी सब्जी ज्यादा? तो मतलब आप सब्जियां तो अपने घर की खाते होगे ना? सब अपनी घर की खाते हैं। वाह, क्या बात है। अच्छा लाल सिंह जी, हमारे पास कुछ प्रश्न है आपके लिए बेसिकली। तो जैसे आपने बताया कि आपके यहाँ आलू की भी पैदावार अच्छी खासी होती है, अच्छी होती है। तो थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएंगे कि आलू की
जो खेती बाड़ी करते हैं आप, तो उसमें मतलब पहले एक्टिविटी कौन सी होती है, पहले क्या करते हैं, फिर क्या होता है? सबसे पहले तो आई थिंक बीज का चुनाव करते होंगे आप। सबसे पहले बीज का चुनाव। तो कौन कौन सा बीज आता है आलू में? कुफरी आता है, 3797 आता है, और चिप्सोना आता है, जिससे चिप्स बनती हैं। हाँ। तो फिर आप कौन सा बोते हैं? हम चिप्सोना भी बोते हैं और अपना 3797 भी बोते हैं। तो इनकी जो पैदावार होती है, किसी की बीज की कम होती होगी, किसी की ज्यादा होती होगी। हाँ, चिप्सोना की कम होती है। हाँ। और 3797 की ज्यादा होती है। और इनका जो मार्केट प्राइस है वो भी थोड़ा वेरी करता होगा, कि जिसकी पैदावार ज्यादा हो रही है शायद उसका मार्केट प्राइस कम होता होगा। हाँ, ग्रेट। अच्छा। दूसरा, तो फिर ये जो आप चिप्सोना है या 3797 आपने बोला, तो ये मतलब कोई R&D आप करवाते हैं या पहले से ही R&D हो रखी होती है इनकी? R&D हुई है, पहले से भी हो रखी होती है, फिर हम भी जो सर उसी हिसाब से देखते हैं। अच्छा, मतलब आपको भी अगर R&D करवाने तो आप करवा सकते हैं? हाँ। कहाँ होती है R&D? ये दिल्ली में होती है, पंतनगर में होती है। दिल्ली में कौन से का? पूसा में। पूसा रोड। हाँ। अच्छा, वहां पर ये अनुसंधान केंद्र बना हुआ है, तो वहां पर ये जितने भी बीज वगैरह होते हैं तो इनकी रिसर्च चलती रहती है। तो वहीं से पता लगता है कि इस बीज का कोड क्या है, किस तरह से। अच्छा। ठीक है, ध्यान से सुनते रहिएगा, बातें सारी बातें रेलिवेंट होंगी हमारा कोई भी डिस्कशन फालतू का नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब जो आप ये फसल करते हो तो सबसे पहले आप उन्हें बीज का चयन कर लिया, ठीक है। बीज का चयन करने के बाद में फिर आप अपने उस बीज को, एक किर्री भी आलू आता है, आलू मुझे जो छोटा आलू होता है वो किर्री में बोलते हैं, और जो उससे बड़ा है वो गुल्ला, और उससे बड़े वाला जो है वो मोटे में आता है। मोटे में मतलब किर्री, गुल्ला और मोटे में आता है। बहुत बड़ी नॉलेज हमें मिल रही है, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी। तो अच्छा, उसके बाद में तो आपने जैसे आलू अपने खेत में लगा दिया, ठीक है, फिर आगे प्रोसेस क्या होता है उसका? आगे प्रोसेस यही है कि अपना खेत में लगा दिया, उसमें निराई है, गुड़ाई है, जो भी उसमें दवाई है, जो भी दिक्कत आती है वो सारी चीज देखनी पड़ती है। निराई गुड़ाई, जो भी उसमें खरपतवारे वगैरह आ जाते हैं अपने, थोड़ा कीड़े मकोड़े, मतलब जो एक्स्ट्रा चीज उगाती हैं उसमें ना, वो सब खत्म करनी पड़ती है। स्प्रे भी करते हैं दवाओं का छिड़काव? स्प्रे दवाओं का भी करते हैं, खाद का भी स्प्रे करना चाहिए। खाद का भी स्प्रे करना चाहिए? हाँ। अच्छा। अगर जो हम ज्यादा जमीन में देंगे तो उर्वरा शक्ति हमारी कम हो जाती है जमीन की। अच्छा, ज्यादा फर्टिलाइजर भी केमिकली होता है बेसिकली, जमीन में जाएगा तो उसकी जो फर्टिलिटी है जमीन की वो कम होती है, कम हो जाती है, तो इसलिए वो भी स्प्रे करके ही देना चाहिए, खाद भी। अच्छा, निराई गुड़ाई वगैरह हो गई। तो फिर जब आपकी फसल तैयार हो जाती है तो फिर आप आलू कैसे निकालते हो जमीन से? वो मशीन से निकालते हैं, कुछ लेवल लगा के निकालते हैं। लेबर लगा, तो मशीन जो होती है वो एग्रो मशीनरीज होती है। तो आपकी अपनी खुद की मशीन है या फिर आप किसी पड़ोसी वगैरह? नहीं, अपनी मशीन है। अपनी मशीन। हाँ। अच्छा, जिनके पास अपनी नहीं है वो दूसरों से निकलवा लेते हैं। अच्छा, मतलब आते हैं निकलवाने के लिए। अच्छा, आपसे निकलवाने आते हैं, मतलब ये कि आप अपने मशीन से खुद भी निकालते हैं आलू। हाँ। और दूसरा, अगर आपको कोई पड़ोसी या कोई दूसरे गांव का व्यक्ति अगर आपकी मशीन मांगता है किराए पर, हाँ, तो आप उसको भी देते हो? हाँ, देंगे। क्या किराया लेते हैं आप उसका? उसका लगभग ये मानो कि 800 रुपए। 800 रुपए क्या बीघा? 800 रुपए 1 बीघा का आलू निकालने के लिए। अच्छा, आलू कई बार निकलते हैं ना, शायद ये 2-3 बार निकलते हैं? 3 बार में निकलता है। 3 बार, मतलब एक टाइम आप निकलाया, फिर कुछ समय बाद फिर निकलेंगे। हाँ। फिर निकलेंगे, ऐसे करके निकलता है। तो आप एक बार आलू निकालने के 1 बीघा के 800 रुपए लेते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। अच्छा, लेबर से भी निकलवाते हैं? लेबर से भी निकलवाते हैं, वो हाथ से खोदते हैं। वो हाथ से खोदते हैं, तो लेबर तो बहुत सारी चीज होती है उसके लिए। उसमें 200-300 आदमी लगाने पड़ते हैं। 200-300 आदमी लगाने पड़ते हैं। तो ये जो 200-300 आदमी आप कहां से लाते हो? ठेकेदार हैं, वो अपना लेबर रखते हैं, 2-3 ठेकेदार पकड़ लेते हैं, उनसे करवाते हैं काम। मतलब ठेकेदार भी एक से काम नहीं चलता, 2-3 पकड़ने पड़ते हैं। अच्छा, फार्म लेबर बोलते हैं जी इनको, फार्म लेबर, जो खेतों में काम करते हैं ना लेबर, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं फार्म लेबर, ठीक है जी। अच्छा, ठीक है। आपके जो आलू की फसल है वो आपकी, अच्छा, पानी कैसे देते हो खेतों में? खेत में पानी अपने यहाँ तो इंजन है और ट्यूबवेल भी लगी हुई है, नहर बम्बे का भी पानी आता है। नहर बम्बे मतलब जो नाला होता है? नाला जो होता है। तो नहर निकल रही है आपके गांव की साइड से? नहर है बराबर में, तो उसका इस्तेमाल करते हैं आप? हाँ। कैसे नहर का पानी कैसे निकालते हैं खेतों तक आप? वो उससे कुलावे से लगे हुए हैं, वहां से अपना पानी निकाल लिया। तो कट करते हैं आप उसको? नहीं, नहर को कट करते हैं नहीं, और उसमें से छोटी मैनर आ रही है। मैनर? हाँ। मैनर क्या? यानी जो रजवाहा होता है। अच्छा। उसमें से पानी जो है हम अपने खेत के लिए निकाल लेते हैं। नीचे पाइप डालते हो? पाइप डाल रखी है उसमें।
अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर ये अवैध नहीं है इस तरह से कोई काटना? नहीं, काटते नहीं है, और वो सरकार ने लगवा रखे हैं। अच्छा, कुलाबे सरकार ने बनवा रखे हाँ। हैं, वो पानी आप लेते हो। अच्छा अच्छा। अगर जो पटरी काटेंगे तो वो कानून अपराध है। तो फिर जो आपको पानी मिल रहा है ये, तो इसका कुछ पैसा आपको देना पड़ता है? हाँ, पैसा देना पड़ता है। किसको? सरकार को। सरकार को पैसा देना पड़ता है। अच्छा 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 अच्छा। कितना पैसा जाता होगा अमूमन? ज्यादा नहीं है, ऐसा ही करीबन 80-90 रुपए बीघे जाता है। तो मोटा मोटी मान के चलो आपका जाता होगा 500-600 रुपए साल भर का। हाँ। ठीक है। अच्छा, इसमें भी डिपेंड करता होगा कि फसल कौन सी है। हाँ, जैसे आलू की फसल है शायद कम पानी जाता है, धान की फसल में कम पानी जाता है, और धान में और ईख में सबसे ज्यादा जाता है। तो इनका रेट अलग होगा? इनका रेट अलग है, इनका सस्ता है रेट, और आलू का महंगा है। अच्छा अच्छा। एक बात और बताओ, तो आपने एक बताया नहर का पानी इस्तेमाल होता है और एक ट्यूबवेल भी है आपके पास में। तो ट्यूबवेल के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का जो कनेक्शन आता है वो कहां से मिलता है? वो बिजली विभाग से मिलता है, और उसके लिए अलग से जो है हमें वो लेनी पड़ती है, केबल वगैरह भी लगवानी पड़ती है। अगर जो 11,000 की लाइन हमारे यहाँ होकर जा रही है तो हम उसमें से जुड़वा लेंगे। उसके लिए तो बिल हमारा कम हो जाएगा, वरना उसमें हम पे ये चार्ज लगाते हैं कि हमारी मान लो 3 पोल लगवाई हमने, तो 3 पोल से और वहां तक की जितनी भी तार लगेगी वो हमें बिल देना पड़ेगा उसका। आप ये कहना, अच्छा पहले ये बताओ कि ये इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन होता है बेसिकली अमूमन आम तौर पर औसतन कितना खर्चा आता है उसमें? लगभग 50,000 रुपए करीब। 50,000 रुपए। जो पोल लगाए जाते हैं, जो वायरिंग्स लगाई जाती है, जो तार लगाए जाते हैं, शायद 440 वोल्ट के होते हैं वो। हाँ। ट्रांसफार्मर से जो निकाले जाते हैं, तो वो प्रॉपर्टी किसकी होती है? सरकार की, हमारी हो जाती है? सरकार की होती है। तो हमारे 50,000 क्यों जा रहे हैं फिर? वो उसकी वो लेते हैं एक तरह से रॉयल्टी, लेबर चार्ज कह सकते हैं। हाँ। मतलब जो इंफ्रा हमें लगाकर दे रहे हैं उसका एक तरह से लेबर चार्ज हमसे ले रहे हैं, प्रॉपर्टी सरकार की रहेगी। अभी आप 3 पोल की कुछ बात कर रहे थे, तो जहां तक मैं समझ पाया कुछ ऐसा कह रहे हैं कि अगर जैसे 11,000 की जो लाइन होती है, जहां से ये आगे छोटी छोटी लाइनें आगे निकलती हैं 440 वोल्ट की, तो सरकार ये कह रही है कि 3 पोल तक का तो केबल हम देंगे आपको। लेकिन अगर 11,000 की लाइन आपकी ट्यूबवेल से दूर हुई और हमें पोल एक्स्ट्रा लगाने पड़े तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे। तो स्टैंडर्ड पोल 3 है उनके, उसके आगे के चार्ज आपको और देने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि 50,000 जो बिजली कनेक्शन के हैं वो 50,000 फिक्स नहीं है। दिस अमाउंट कैन बी 1 लाख और 1.5 लाख 2 लाख तक हो सकता है। ऊपर नीचे कितना भी हो सकता है, फिर कम से कम 50,000 तो है ही है। है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद में चलो इसकी हमारी बात हो गई। ठीक, आपकी फसल आ गई। फसल, अच्छा एक बात और बताइए, जो बिजली का बिल कितना आता होगा आपका? बिजली का बिल ऐसा ही 1,000-1,200 रुपए महीने का आता है। अच्छा, मतलब शुरू में आपको 50,000 रुपए देने पड़े, फिर 1,000-1,200 का बिजली का बिल आता है। अच्छा, कभी कभी आपको लाइन शिफ्ट करानी भी पड़ सकती है कि जैसे मान लो आपकी ट्यूबवेल जैसे बोरिंग हो रखा है, तो वहां से फिर लाइक पानी का लेवल कम हो गया, तो पता लगा 2 खेत छोड़कर आप वहां पानी का स्तर अच्छा है, तो आपका कनेक्शन तो पुराना ही था लेकिन आपने वहां शिफ्ट करा दिया, ऐसा कुछ? हाँ, शिफ्ट हो जाएगा। तो कुछ चार्ज लेते हैं उसके? चार्ज लेते हैं, उसके भी चार्ज लिए हाँ। जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ट्रांसफार्मर फूक जाता है, कभी कभी जल जाता है, उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। उसके पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। किसान को भी बहुत सारे पेमेंट्स करनी पड़ती है। किसान का जीवन यूं आसान नहीं है, हमें लगता है कि बड़ा आसान है, बट इतना आसान भी नहीं है। खैर, इन सारी प्रोसेस से निकलने के बाद हमने आलू का चयन किया, निराई गुड़ाई स्प्रे ये सब किया, इलेक्ट्रिसिटी लगवाई, नहर का पानी लिया, आलू तैयार हो जाता है। अब क्या करोगे इसका? आलू की खुदाई करेंगे, सब काम करने के बाद में उसे कुछ को तो मंडी में बेच देंगे, कुछ कोल्ड स्टोर में रख देंगे। अच्छा, मंडी में बेच देंगे, मतलब जो अनाज मंडी, फल मंडी, सब्जी मंडी, जो सब्जी मंडी में, सब्जी मंडी बेच देंगे। हाँ। अच्छा ठीक है। तो जो मंडी में आप अपनी फसल बेचते हो, तो वहां मंडी में भी कुछ मैंने सुना है कुछ आढ़त, कुछ खर्चा पानी लगता है? हाँ, लगता है। क्या होता है वो कहते हैं कि जी सफाई चार्ज है ये। सफाई का चार्ज है? हाँ। अच्छा, मतलब जो गंदगी हो रही है वहां पर, गंदगी जो हो जाती है, सब्जी वगैरह जो खराब हो जाती है कहीं, हाँ। उसकी सफाई के लिए मेंटेनेंस एक तरह का, जैसे हमारा भी RW का मेंटेनेंस जाता है 1,000, 1,200, 1,500 महीने का, तो वैसे वो एक तरह का मेंटेनेंस लिया जाता है। हाँ। वहां भी खर्चा है? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मंडी समिति को जाता है वो पैसा? वो मंडी समिति को जाता है। कोल्ड स्टोर में आप कहां रखते हो अपना आलू? इगलास।
इगलास, इगलास, ये इगलास, हाथरस, अलीगढ़, एम आई राइट? हाँ। यही बेल्ट है ना आपकी? हाँ। मथुरा, इगलास, हाथरस, ये बेल्ट है आपका। अपने किनमासा गांव बताया था अपना, ठीक है। इगलास में तो कोल्ड स्टोर में जब आलू रखते हैं उसके चार्ज क्या पड़ते हैं? वो पड़ते हैं करीबन 80 रुपए कट्टा। एक कट्टा कितने का होता है? 50 किलो। 50 किलो कट्टा होता है, 80 रुपए आपको देने पड़ते हैं किराए के। तो कितने पीरियड के लिए? वो जिस दिन रखेंगे और जिस दिन तक निकालेंगे, यानी लगभग 6 महीने तक का। 6 महीने तक का? 6 महीने तक का? 6 महीने का आपको 6 से 7 महीने आपको 80 रुपए के हिसाब से देना पड़ता है। अच्छा अच्छा, फिर जब आपको रेट अच्छा मिल जाता है तो फिर आप वहां से हम बेच देते हैं उसे। बेच देते हैं। तो पहले पैसे लेता होगा कोल्ड स्टोर वाला अपना? हाँ, पहले किराए का पैसा लेगा और फिर उसके बाद में वो आलू देगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। फल सब्जियां कैसे आप खुद ही लेके जाते हो मंडी में? हाँ, खुद ही लेके जाते हैं। तो आप किन को बेच के आते हो? रिटेलर्स को बेचते हो, मतलब बोलियां लगा लगा के, या होलसेल? थोक वाले को। थोक वाले को, जो होलसेलर होते हैं उनको बेचते हो आप? अच्छा 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 अच्छा, फिर वो आगे रिटेलर्स को देते होंगे। वो अपना बेचते रहते हैं। फिर रिटेलर्स आते हैं हमारे गली मोहल्ले में, हाँ। कि आलू है, टमाटर है, भिंडी है, लौकी है, खीरा है, संतरा बिठाइए, ऐसे करके। अच्छा ठीक है, मुझे भी सब आता है। अब आगे सुनिए जरा, आगे क्या है, आगे क्या है? अच्छा ठीक है, तो ये जो जैसे गाजर, मूली वगैरह ये सब भी होते होंगे, तो आप मतलब गाजर को जमीन से उखाड़ा और उसे ऐसे ही मतलब ले आते हैं, साफ सफाई भी करते हैं? साफ सफाई करनी पड़ती है। कैसे? वो टंकी बनाई हुई है, हौदी टाइप। अच्छा, उसमें धुलाई होती है उनकी, यानी एक जगह, यानी 5 किलो 4 किलो उस हिसाब से बांध के उसकी धुलाई की और लाद दिए। अच्छा अच्छा, तो मतलब जो भी है आप सब्जी फल है, पहले उसकी सफाई करते हैं, धोते हैं, धोने के बाद तब वो मंडी जाती है। गुड है जी। अच्छा, मुझे आप लाल सिंह जी एक बात और बताइएगा, जैसा कि आपने बताया कि ये जानवर, अच्छा जो एक और बात रह गई, टूर्नामेंट वगैरह भी होते रहते होंगे आपके गांव में? हाँ, वो चलते रहते हैं, क्योंकि खेतों में है तो खाली जगह होती है, तो टूर्नामेंट तो होते रहते। तो कुछ जैसे मान लो कभी आपके खेत में भी टूर्नामेंट वगैरह हुआ कोई? हमारे यहाँ तो दंगल लगता है। दंगल लगता है, तो आपने अपनी जमीन दूसरे लोगों को दी यूज करने के लिए, कुछ पैसे वैसे लेते हो आप? दंगल वंगल के लिए कोई पैसा ना लेते हैं। अच्छा, मेला वेला लगता है आपके गांव में? हाँ, मेला लगता है। खेतों में लगता है या अदरवाइज जगह पे लगता है? खेतों में ही लग जाता है। तो उसके लिए आपने कभी पैसे लिए? कुछ नहीं। अच्छा, रामलीला होती है? राम चाहे लीला, चाहे लीला चाहे राम, हुई है कभी? हाँ, रामलीला होती है। तो लंबे समय तक चलती है? हाँ। उसके लिए कोई पैसे वैसे लिए कभी? वो 10-15 दिन की बात होती है, जो कुछ दे जाए कोई तो ठीक है, वो ग्राम समाज में चला जाता है। अच्छा, तो दे जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा अच्छा, गांव में एक घर होता है, घेर होता है, मैंने सुना है। घेर मतलब? घेर में क्या है कि वो पशु भी रहेंगे, हाँ, और हम भी रहेंगे, और घर पे सिर्फ हम ही रहेंगे। हाँ। अच्छा, मतलब बेसिकली जो घेर है वो पशुओं के हिसाब से है, हम तो बस उनकी देखभाल के लिए। यानी कोई बाहरी आदमी जो भी आएगा वो घेर में आएगा, सीधा घर पे नहीं आएगा। अच्छा 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 अच्छा, गुड, बहुत अच्छा है ये तो। अच्छा जी, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। अच्छा, आपने बताया कि पशु पालन भी होता है वहां पे, तो पशु में आपने बताया गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, बकरी पहले पालते थे, अब नहीं पालते हैं। ये मछली वगैरह भी पालते हैं आपके यहाँ? हाँ। जैसे नहर है आपके गांव के बराबर में? तालाब है बहुत बड़ा। अच्छा, तालाब में जो मछली पालन होता है। हाँ, क्योंकि जहां पर अगर पानी की उपलब्धता है तो वहां मछली पालन तो आसानी से हो सकता है। मुर्गी वगैरह पालते हो? नहीं, मुर्गी नहीं पालते। अच्छा ठीक है। वैसे मुर्गी पालन, ये मछली पालन, ये सब अपना पशुपालन में ही आता है। घोड़े भी पालते होंगे आप तो? अब नहीं पालता कोई भी। पहले पालते थे, वो बड़े बूढ़े पालते थे। बड़े बूढ़े तो घोड़ों क्या करते थे? अपना शौक में पालते थे, वैसे ही अपना सवारी के लिए, मतलब जरूरत नहीं थी? नहीं, मतलब शौक के लिए, आन बान और शान, पैसा बात के लिए या स्वाद के लिए? तो बात के लिए घोड़े पालते थे। हाँ। वैसे घोड़ा दूध तो देता नहीं है ना? तो किसान के एंगल से देखा जाए, जिस हिसाब से हम एग्जम्पशन की बात करेंगे, तो घोड़े का वैसे नहीं, वो शौक के लिए पाला, शौक के लिए। ओके 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 ओके, अच्छा 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 अच्छा। कुछ आपको पूछ रहा तो बताइएगा। अच्छा, एक और बड़ा महत्वपूर्ण डिस्कशन है, आप क्या पैदा करते हो, चावल या धान? हम धान। आप बाजार में क्या बेचने जाते हो, धान या चावल? धान। धान, पक्का? तो एक डिस्कशन आता है, बड़ा मिनिस्ट्री में भी वो डिस्कस हुआ था, मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूं उसके ऊपर। ग्राउंड रिपोर्ट जैसे होता है ना,
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब खेती वाला प्रोडक्ट। अब जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, आलू खेती वाला प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, लेकिन उससे बना हुआ जो चिप्स होता है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, वो तो आगे प्लांट में अपना फैक्ट्री में जाके बनता है। ऐसे ही धान तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, खेती का प्रोडक्ट है, लेकिन क्या चावल को भी बोलूं? चावल उसमें नहीं आएगा ना, वो फैक्ट्रियों में जाकर उसकी सफाई होती है, उसका कवर उतारा जाता है, जब तो तैयार होता है धान से जो है चावल, राइस मिल जाता है। हाँ, राइस मिल में जाते हैं, फिर चावल तैयार होता है। चावल तैयार होता है उसमें से। आपकी ओपिनियन ये कि चावल को खेती वाला प्रोडक्ट माने या ना माने? जो भी आपकी ओपिनियन है अपनी। यानी उसमें तो आएगा वो खेती में धान तो, हाँ, और चावल आता है, चावल खेती वाले प्रोडक्ट। खेती बिल्कुल ठीक बात। फाइनली हमारी सरकार ने भी 2012 में जब सर्विस टैक्स आया था, ये बड़ा मुद्दे का मतलब विवाद का मुद्दा बना था, लेकिन फाइनली ये डिसाइड किया गया था कि भाई जो धान है वो खेती वाला प्रोडक्ट है, पर चावल खेती वाला प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि उसमें फर्दर प्रोसेसिंग होती है। खेती वाला प्रोडक्ट वो जो किसान ने पैदा किया, खेतों से पैदा किया, और किसान जिसको लेकर बाजार जा रहा है वो खेती वाला। उसके बाद आगे, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप बेचते क्या हो, चावल बेचते हो या आप धान बेचते हो? तो आपने कहा धान बेचते हैं। अच्छा, चलो। अच्छा, एक बात और बताइएगा, आपके कुछ मोहल्ले पड़ोस में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो शहरों में आके बस गए हैं? हाँ, उनके पास भी खेती बाड़ी होगी? हाँ, खेती है। तो वो क्या करते, मतलब उनकी खेती कौन करता है? हम ही करते। मतलब आप पड़ोसी होने के नाते? हाँ, पड़ोसी होने के नाते क्या उन्हें पैसे दे देते हैं। अच्छा, साल में एक बार उन्हें पैसे दे देते हैं। हाँ। और उनका जो है हम खेत ले लेते हैं। तो साल में एक बार पैसे दे, एनुअल लीज बोल सकते हैं आप उसे। तो कितना पैसा देते हैं आप एक बीघा का? 4,000 5,000, 4 से 5,000 रुपए पर बीघा। एक तरह से आप जमीन का किराया दे रहे हैं उनको, राइट? अच्छा, ठीक है। अच्छा। एक बात बताओ, ये जो ट्यूबवेल जहां होता है लगा हुआ, तो कब अगर हम कभी आए आपके यहाँ, तो आप वो नहाने में बड़ा आनंद आता है जो ट्यूबवेल होती है? वो रहता है, वो कुंडी बनी हुई है, अपना आराम से कूदो। यहाँ जो शहरों में बने होते हैं वाटर पार्क, ऐसी की तैसी बेकार होता है वो वाटर पार्क, मत जाइएगा उसमें। जो गांव में ट्यूबवेल आती है, शुद्ध पानी जो आता है, उसमें नहाने का जो ठंडा ठंडा पानी आता है वो तो अलग ही मजा है उसका तो। अच्छा, अलग ही मजा है। तो आप तो मतलब नहाते रहते हो? तो डेली नहाना ही वहां पे। डेली वहीं पे नहाना है। अच्छा, एक बात और बताइएगा आप मुझे, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं कि वहां ट्यूबवेल एक ही कमरा बना हुआ है ट्यूबवेल के लिए, या मतलब और भी एक दो बना रखा है आपने एक्स्ट्रा? नहीं, एक ही बना रखा है। बड़ा सा छोटा सा? छोटा सा ही, ज्यादा बड़ा नहीं है। वैसे अंग्रेजी में ना से फार्म हाउस बोलते हैं, मतलब खेतों पर बना हुआ घर। जैसे ये ट्यूबवेल है, यहाँ पे ये जो मैं दिख रही ट्यूबवेल, ये इतनी बड़ी ट्यूबवेल आपकी से बड़ी है? इतनी बड़ी है। अच्छा, कुछ लोग अच्छा थोड़ी बड़ी भी कर लेते हैं, एक कमरा ऊपर भी डाल देते हैं, कुछ ऐसा भी? हाँ, वो अपना ये है कि नीचे सामान रखा रहेगा, ऊपर जो है खुद सो जाएंगे जाके। अब कभी दोपहर में या रात में काम करते हैं, या कोई सब्जी वब्जी है तो चलो भाई आप उसमें रखवा दो, स्टोरेज के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए यही खेत अगर किराए पर दिया जाए, तो ट्यूबवेल भी किराए पर दी जाएगी क्या? नो, वो तो उसके साथ ही आएगी, उसका केवल बिल वगैरह और वो देना पड़ता है, मेंटेनेंस वगैरह हमें करनी पड़ती है। फिर तो आपने उसकी ट्यूबवेल भी ले रखी है किराए पर? हाँ। तो ट्यूबवेल के लिए भी कुछ पैसे अलग से चार्ज किए होंगे उसने? नहीं, बिल देना पड़ता है उसका हमें। अच्छा, ठीक है। तो मैं थोड़ा बहुत अंतर आता होगा ना कि बिना ट्यूबवेल के ले रहे हो कि ट्यूबवेल के साथ? वो उसमें जो 4,000 5,000 के उसमें जो अंतर आ जाता है, उसमें वेरिएशंस में आ जाता है कि ट्यूबवेल के साथ है तो हो सकता है ट्यूबवेल है तो 5,000 में ले लिया, और ट्यूबवेल नहीं है तो 4,000 में ले रहे, क्योंकि हमें दूसरी जगह से पानी लाना पड़ेगा। तो ठीक है लाल सिंह जी, आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। और अच्छा, आप ये फल वगैरह को पकाने का काम भी करते हैं क्या? हम नहीं करते उसे। हम नहीं करते? कौन, व्यापारी लोग करते हैं? व्यापारी लोग करते हैं उसे। जैसे आम की फसल हो गई, आज जिन्होंने बाग लगा रखे हैं उसमें वो पिट्टू वगैरह बनाते हैं, उनमें जो टोकरी टाइप है। हाँ। और टोकरी में जो है वो आम लगा दिए, उसमें कार्बेट लगा रहे हैं, क्या क्या लगा रहे हैं, उन्हें उनकी पता ही नहीं चलती। मतलब किसान नहीं करता ये काम, वो व्यापारी लोग करते हैं। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाल सिंह जी, आपने हमें बहुत बहुत ये जानकारी दी है। और अब मैं अपने स्टूडेंट की तरफ से भी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुरक्षित रहिएगा, सेफ रहिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।
अब इतनी सारी नॉलेज इकट्ठी करने के बाद भाई साहब हम आपको बता रहे हैं कि हमने एक बहुत बड़ा एरिया अपना यहां पर कवर कर लिया है एग्जम्पशन के संबंध में। अब मैं आपको खटाखट ये बताऊंगा कि भाई साहब यहां पर जीएसटी लगेगा और यहां पर जीएसटी नहीं लगेगा, और आप 99% ये पाओगे कि जीएसटी जितनी भी एक्टिविटीज हमारे सामने आई हैं किसी पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। आप लगभग ऐसा सुनने को आपको मिलेगा। आइए मैं पूरी डिटेल में आपसे बात करके चलता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आ जाओ मालिक यहां पर, यहां आ जाओ आप। सबसे पहली बात, हमारे डिस्कशन में एक बात यह भी आई थी कि भाई साहब वो ट्यूबवेल इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन वगैरह जो लिया जाता है वो वैसे करते हैं। तो अब देखो ना कितने आसानी से मैं आपको अपनी बातें कन्वे कर पाऊंगा कि यहां पर ये रही भाई साहब ट्यूबवेल, ये ट्यूबवेल है और ये पोल है जिनकी बात चल रही थी, और ट्यूबवेल तक की लाइन आ रही है और यहां पर एक ट्रांसफार्मर होता है। तो ट्यूबवेल के लिए इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन चाहिए होता है उसके लिए खर्चा बताया गया था 50,000 रुपए का। ये पूरा जो इंफ्रा होता है, इस 50,000 के इस इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चे पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ये बताया था कि 50,000 से लेकर ये खर्चा आपका करीब करीब 2 लाख रुपए तक का आ सकता है। डिपेंड करता है कि आपके कितने लगते हैं। 50,000 में तो 3 पोल ही लगा कर देंगे अगर दूरी इतनी है तो, मतलब 200-300 मीटर की दूरी। अगर 11,000 की लाइन से दूरी ज्यादा है तो फिर वहां पर खर्चा आपका और बढ़ जाएगा। तो जो भी खर्चा पानी जा रहा है इस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है जी, फर्क देखते हैं, बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। सर्विसेज सप्लाइड बाई इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज, कतई जहर। अरे कहने का मतलब यह है इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज। बिजली घर, और देसी बोलूं बिजली घर, बिजली विभाग, बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन ऑफ इंफ्रा। ये जो पूरा इंफ्रा आपका तैयार किया गया है फॉर एक्सटेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इलेक्ट्रिसिटी को आपके ट्यूबवेल तक पहुंचाने के लिए, अप टू द ट्यूबवेल ऑफ द फार्मर और एग्रीकल्चरिस्ट फॉर एग्रीकल्चर यूज। बड़ी बात, यहां आपके साथ खेला कर दिया जाएगा। कौन सा खेला? वो कह रहा एग्रीकल्चर यूज के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन दिया गया है, और वो भी एक फार्मर आदमी को, एग्रीकल्चरिस्ट को, तो ही हम एग्जम्पशन देंगे, अदरवाइज एग्जम्पशन नहीं दी जाएगी। अब जैसे मान लीजिए आपके गांव में आटा चक्की है, होता ना, आटा चक्की होती है तो वो उसके लिए कनेक्शन ले रखा है। तो आटा चक्की चलाने के लिए जो कनेक्शन लिया जाएगा उस पर भी क्या जीएसटी एग्जम्प्ट होगा? द आंसर इज नो। भाई साहब खेती बाड़ी के लिए अगर आप ले रहे हो तो ही एग्जम्पशन है, अदरवाइज कोई एग्जम्पशन नहीं दी जाएगी। आप एक फैक्ट्री डाल रहे हो छोटी मोटी, उसके लिए आलू से चिप्स बना रहे हो आप गांव में ही, उसके लिए आपने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिया है, तो क्या एग्जम्पशन मिलेगी? जी नहीं। खेती बाड़ी से यहां कनेक्टेड बातें हो रही हैं, वहां आपको एग्जम्पशन मिलेगी, अदरवाइज एग्जम्पशन नहीं दी जाएगी। राइट, अच्छा आगे बात करते हैं चावल की। यह काफी डिबेट का विषय था चावल पुराने समय के अंदर कि ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है या नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर अगर कोई प्रोड्यूस बनता है तो उस पर हर तरह की एग्जम्पशंस मिल जाती है, जस्ट बिकॉज कि वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो किसान से कनेक्टेड हो जाता है। लेकिन जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है तो फिर वो किसान से कनेक्टिविटी नहीं आती उसकी, और फिर उसे कई सारे जीएसटी झेलने पड़ते हैं। परंतु जो चावल है, हिंदुस्तान में गेहूं से भी ज्यादा खाया जाता है चावल, मेन फूड के रूप में, मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर मालिक। तो चावल को सरकार ने जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी ज्यादा एग्जम्पशन यहां पर नवाजी है। सबसे पहले जो भी लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग जो होती है चावल के संबंध में, या वेयर हाउसिंग भी होती है चावल की, उस पर भी जीएसटी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, तो ये बेसिकली हमारी रोटी से संबंधित है। अब ये लिटरली मीनिंग मत निकालना कि भाई ये इससे चावल की रोटी थोड़ी बन रही है। रोटी का मतलब है मेन फूड बेसिकली, क्योंकि ये हमारा मेन फूड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये कभी कभार खाने वाली चीज नहीं, ये रेगुलर बेसिस पे खाया जाता है, तो रोटी से कनेक्टेड है, इसलिए सरकार इस पर अधिकतम एग्जम्पशन देना चाहती है। तो लोडिंग, अनलोडिंग, इवन वेयर हाउसिंग, जी मालिक ध्यान दीजिएगा, ये चावल की वेयर हाउसिंग यहां पर हो रखी है। ऑल आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। केआरबीएल, इंडिया गेट वाले भाई साहब, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग एटसेट्रा ऑफ राइस इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। आगे चल के आप पढ़ेंगे
आगे चल के पढ़ेंगे कि जो चावल का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी आपका जीएसटी से मुक्त है। ये आगे हमें पढ़ने को मिलेगा। हमारी आगे कैटेगरी आने वाली है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की, वहां पाएंगे कि चावल हमारा एग्जेम्प्ट होता है। हमारा जो कल्टीवेशन ऑफ पैडी है, इसकी जो पैदावार होती है, जितनी भी इसकी पूरा फसल चक्र होता है पैडी प्रोड्यूस करने तक, वो सब हमारा अभी सीरियल नंबर 54 हम पढ़ने वाले हैं, उसी के अंदर इसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब पॉइंट देखा जाए तो लगभग हर जगह ही आपको एग्जाम्पशन देखने को मिलेगी मालिक। लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग वाली बात मैंने आपसे यहां पे कर ली, वेयर हाउसिंग इट इज एग्जेम्प्टेड। यही तो अपना सीरियल नंबर 24 करके था। बस एक चीज का आपको विशेष ध्यान रख के चलना है कि यहां पर अगर चावल की बात होगी, अगर आप बात करते हो राइस मिल के अंदर जाकर कि पैडी से चावल निकाला बनाया जा रहा है, पैडी से चावल, तो यहां पर राइस मिल बीच में इन्वॉल्व हो जाती है, जो कि बड़े स्तर पर काम करती हैं। और अगर हमने यहां जीएसटी को एग्जेम्प्ट किया, अच्छा पुराने समय में इस पे सर्विस टैक्स भी एग्जेम्प्ट था, फिर लेटर ऑन उसे सर्विस टैक्स के दायरे में लाया गया और आज इस पर जीएसटी भी लगता है। शुरुआती दौर में ये टैक्सेशन से बाहर था, फिर देखा कि यार ये बड़ा एरिया है, राइस मिल है, इन पर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए वरना ये ब्लैक मनी को जनरेट करना शुरू कर देंगे, तो गवर्नमेंट ने इसको आकर टैक्सेबल किया। अदरवाइज जो मर्जी एक्टिविटी का आप नाम लीजिए चावल के संबंध में, चाहे लोडिंग है, अनलोडिंग है, वेयर हाउसिंग है, पैदावार है, ट्रांसपोर्टेशन, कुछ भी है, ऑल आर एग्जेम्प्टेड जस्ट बिकॉज कि हमारा मेन फूड है, हमारी रोटी कपड़ा और मकान की बेसिक जरूरतों में ये आता है। इसलिए आपका ये हर जगह जीएसटी से मुक्त है। सिर्फ एक जगह टैक्सेबल होगा जहां पर बात राइस मिल की आ रही होगी, राइट। तो ये मैंने आपको छोटी सी पिक्चर बताई, पर फिलहाल यहां पर एक 24वां पॉइंट है और 24वें पॉइंट के अंदर सिर्फ एक ही लाइन है, ये वाली, सर्विस बाय वे ऑफ लोडिंग अनलोडिंग पैकेजिंग स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ राइस इज एग्जेम्प्टेड। बाकी चीजें मैंने कनेक्टेड बताई हैं कि भैया रोटी वाली बात है, हर जगह आपको इसकी एग्जम्पशन देखने को मिलेगी। जब वेयर हाउसिंग की बात चल ही रही है तो इन्होंने कुछ 2 पॉइंट और ऐड किए वेयर हाउसिंग के संबंध में ही, 2 पॉइंट और ऐड किए मालिक। 2 पॉइंट क्या ऐड किए बताते हैं। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है साहब? सर जी ये होते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जिसमें आपका ये शहद हो जाता है, चिरौंजी हो जाती है, इमली हो जाती है, गोंद हो जाता है, तेंदू की पत्ती हो जाती है, ये सब के सब आपके यहां पर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, बैम्बूज हो जाते हैं, ये सब आपके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहे जाते हैं। अगर इनकी भी वेयर हाउसिंग की जाती है, मतलब ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, जंगली प्रोड्यूस हैं, मतलब इनको उगाया नहीं जाता, ये प्राकृतिक तौर पर आ जाते हैं अपने आप। अब शहद कोई लगाया थोड़ा ना जाता भैया, पेड़ों पर आप देखते हैं शहद लग जाता है, हमें तो खूब बबूल का शहद खा रखा है, शहद नहीं सॉरी गोंद जो होता है वो खा रखा है। शहद तो खैर मधुमक्खी अपना बनाती है, तैयार करती है, तो ये लेकिन वो फिर भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर वो आता है। तो इनकी जो वेयर हाउसिंग है ये भी आपकी जीएसटी से मुक्त यहां पर होती है। आगे बोलते हैं साहब क्या और भी कुछ एग्जेम्प्टेड है। सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, दलिया, दालें, फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स, मसाले, नारियल, गन्ना, गुड़, रॉ वेजिटेबल फाइबर्स जैसे कि कॉटन, फ्लैक्स, जूट, एस्टेसी, अनमैन्युफैक्चर्ड टबैको, बीटल लीव्स, ये तेंदू लीव्स, कॉफी, टी एटसेट्रा, ये तमाम प्रकार की जो चीजें हैं ये सब के सब मालिक इनकी जो वेयर हाउसिंग है वो सब के सब आपकी एग्जेम्प्ट होती है। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, अब जैसे दलिया होता है, दालें होती हैं, ये लिटरली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो नहीं होती, उनके अगले का एक स्टेप होता है हल्का सा अगला। जैसे आपने दाल पैदा करी, मतलब दाल के आप अरहर पैदा करते हो, अरहर का पूरा बीज होता है, दाल तब बनती है जब वो स्प्लिट हो जाती है 2 भागों में, वो दाल अलग जगह जाकर बनती है, किसान दाल नहीं बेचता है, तो दाल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, अरहर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। लेकिन फिर भी इन्होंने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है यहां पर आकर के, अगर इनकी भी वेयर हाउसिंग करोगे दाल की, दलिया की, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, तो ये भी आपकी यहां से मुक्त करा दी जाएगी। ठीक है जी। तो लाल सिंह जी जो आए थे हमारे सामने, तो हम उनको ये बार बार धन्यवाद कहना चाहते हैं। तो जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वो पैदा कर रहे हैं या दाल दलिया एक्सेट्रा जितने भी जंगली प्रोडक्ट हैं, इन सबकी जो वेयर हाउसिंग है वो भी हमारी जीएसटी से मुक्त है। आगे बात करते इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। अब हमने ये तो देख लिया कि हमारी ट्यूबवेल तक जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आया उस पर तो जीएसटी नहीं है, लेकिन उसके भी बियॉन्ड जाना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज तक कहां से आ रही है बिजली,
सर जी पावर ग्रिड से आ रही है, वहां मैन्युफैक्चर हो रही है। अच्छा, भाखड़ा नांगल बांध बिजली पानी से बनती है, बिजली कोयले से बनती है, बिजली बिजली से बनती है, बिजली न्यूक्लियर एनर्जी से बनती है, अलग अलग चीजों से बिजली बनती है। वहां बिजली बनी, पावर ग्रिड तक पहुंची, पावर ग्रिड के पास उसके ट्रांसमिशन का जिम्मा है, और पावर ग्रिड से फिर वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज पहुंचती है, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज से वो हमारे घर, दफ्तर, होम, कॉलेज, हमारी ट्यूबवेल यहां तक आती है। तो अभी हम देख रहे थे कि भैया इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज आगे जो हमें यहां पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है उस पर जीएसटी नहीं है। अब यहां से यहां तक की बात करने जा रहे हैं मालिक। अब मेरी बात एक और सुनना, हमने लाल सिंह जी से पूछा था कि साहब आपका बिजली का जो कनेक्शन है वो तो ठीक है 50,000 का आ गया, लेकिन कनेक्शन के बाद आपका महीने का बिजली का बिल कितना आता है? जो ट्यूबवेल आपकी चलती है उसका बिल भी तो आता होगा ना? फिर हाँ, क्या बताया था? 1,500 बताया था। तो जब उनका 1,500 रुपए का बिजली का बिल आएगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो आएगा, क्या उस पर जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? ना तो इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन पर जीएसटी लगा और ना ही इलेक्ट्रिसिटी के बिल पर जीएसटी लगाया जाएगा। तो जब इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज से हमारे घर दफ्तरों में बिजली आती है ना मालिक, तो पता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है। और पीछे से जब बिजली यहां तक पहुंचती है, जो कि पावर ग्रिड के द्वारा पहुंचाई जाती है, बड़ी हाई टेंशन जो लाइनें होती हैं उनके माध्यम से, इस एक्टिविटी को बोलते हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और आगे है फिर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वैसे करके। तो आप देख सकते हैं ये जो एक्टिविटी यहां पर है, जो हाई टेंशन लाइन है, बड़ी बड़ी 72,000 वोल्ट की लाइन होती है मालिक, 72,000 वोल्ट्स की लाइनें होती हैं। दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। और उसके आगे फिर ये हमारे घर दफ्तरों में जो बिजली पहुंच रही है इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज के माध्यम से, ये आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो चाहे ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, इसके संबंध में जो भी चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। तो एग्जम्पशन बोलती है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी। अभी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी कौन हो गए? फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका ये पावर ग्रिड है, ये ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी हो गया। जो भी आपकी ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल जैसे BS, ES एटसेट्रा, ये सब भी आपकी यहां पर आ जाती अगर इनके द्वारा, दैट इज ऑल दीज आर ऑथोराइज्ड पर्सन, ऑथोराइज्ड पर्सन फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं। अब बाबू जरा मेरी बात समझना, यहां पर आकर मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे बच्चा, मेरे कबूतर, मेरे लाल, कि देख इसके ना दो एलिमेंट हो गए कि अगर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और वो करवाया जाता है उन व्यक्तियों के द्वारा जो ऐसा करने के लिए ऑथराइज्ड हैं, हु आर ऑथराइज्ड टू डू सो, ओनली देन एग्जम्पशन दी जाएगी। अगर आप कहो कि इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन करवाया जा रहा है, लेकिन करवाया उसके द्वारा जा रहा है जो इसे ऐसा करने के लिए लायबल नहीं है, मतलब एलिजिबल नहीं है, मेरा कहने का मतलब समझना क्या कह रहा हूं मैं। एक एग्जांपल समझना, सपोज करो एक मिस्टर एक्स है, ठीक है, और उसने अपने यहां पर एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर लगा रखा है, एक जेनसेट लगा रखा है। जेनसेट मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर।
और वो लगा रखा है उसने अपने यहां पर, मान लीजिए 200 किलोवाट का लगा रखा है, अच्छा खासा खूब बड़ा लगा रखा है। इससे जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको वो घरों में सप्लाई करता है। आजकल तो खैर नहीं होता, लेकिन पुराने समय में अगर आपको याद हो, खासतौर पे कस्बों में ये चीज बड़े प्रचलन में थी कि कोई बड़ा, मतलब एक व्यक्ति ने अपना जनरेटर ले रखा है, बड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, घरों में अपनी सप्लाई दे रखी है, किसी ने 2 पंखे के लिए, किसी ने 1 लाइट 1 पंखे के लिए ऐसे दे रखी है, और जैसी लाइट जाती है तुरंत उनके यहां पर लाइट का बैकअप आ जाता है ना। तो इस प्रकार से सर्विस देता है। अब एक प्रकार से व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट तो कर रहा है, लेकिन क्या ये ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी की डेफिनेशन में आता है? क्या ये पावर ग्रिड या बिजली कंपनी की कैटेगरी में आता है? द आंसर इज नो, ये नहीं आता। तो मुझे बताइए, क्या ये व्यक्ति एग्जम्पशन का हकदार हो जाएगा? इस प्रकार के जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो छोटे पोटे लेवल पर इस तरह से काम करते हैं, जो ऑथराइज नहीं है, जिनके पास कोई बिजली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई लाइसेंस वगैरह नहीं है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज होती है इनको स्टेट गवर्नमेंट से एक लाइसेंस लेना पड़ता है टू डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये वो वाले व्यक्ति है ही नहीं, तो क्या ये जीएसटी के दायरे में आएंगे? यस सर, इनको एग्जम्पशन ना मिल पाएगी, क्योंकि एग्जम्पशन के 2 लिंब हैं, 2 फलक हैं। क्या? ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूटिलिटी हो बाय ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी। तो ये यूटिलिटी वाली कैटेगरी में नहीं आता है, यहां जीएसटी लग जाएगा। मोटी बात बताओ, मोटी बात। हाँ बताओ। देखो, इलेक्ट्रिसिटी है, हाँ है, दरअसल इस पर लगती है बाबू मेरे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। इस इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी कह लो या टैक्स कह लो, ये लगता है। आप अपने घर का बिजली का बिल देख लेना, वो आपकी लगती है उसमें आकर ऐसे, और तो ये लगती है मालिक। इसी कारण से ये जीएसटी में सबस्यूम्ड नहीं हुई थी, इसी कारण से इस घटना पर जीएसटी नहीं लगता। अगर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म हो जाती जस्ट बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, तो आज यहां पर आपको जीएसटी लगता हुआ दिखाई दे रहा होता। दूसरी बात, ये जो आपके मिस्टर एक्स टाइप जो लोग थे, जिनका अपना कोई जेनसेट वगैरह था, क्या इन लोगों के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का लोड आता होगा? क्या इन्हें भरनी पड़ती होगी? नहीं, इन्हें नहीं भरनी सर। तो क्या ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जीएसटी आ जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं देनी होती तो क्या जीएसटी आ जाएगा? यस। अरे भैया कहना क्या चाहते हो? कह भैया कोई ना कहीं तो फंसोगे, एक जगह तो फंसोगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी देनी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी देनी पड़ेगी, तो जीएसटी से बच जाओगे। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं देनी पड़ रही है तो जीएसटी में फंस जाओगे। एक जगह आपको फंसना जरूर है। तो सर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बिजली का, तो ये सिर्फ किसानों के लिए एग्जेम्प्ट है या सबके लिए है? भाई देखो, ये इट इज नॉट ओनली फॉर किसान, ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं है। ये हमारे घर में, दफ्तर में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी हो, बिजली का बिल जो आ रहा है वो कहीं पर भी आ रहा है, जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। किसानों क्या रहा था समझना, ये मेरा फ्लैट है, ठीक है, तो यहां मैंने बिजली का कनेक्शन लिया, तो बिजली का जो कनेक्शन लूंगा उस कनेक्शन पे मुझे जीएसटी भरना पड़ जाएगा अगर मैं अपने घर के लिए ये कनेक्शन ले रहा हूं। लेकिन किसान अगर अब ट्यूबवेल के लिए कनेक्शन ले रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद जब बिजली का बिल आता है, अब चाहे मेरे घर का आए, चाहे ट्यूबवेल का आए, या किसी फैक्ट्री का आए, किसी का भी आए, उस पर तो कहीं पर भी कोई जीएसटी है ही नहीं। ठीक है जी, इस प्रकार की बात यहां पर होती है। अब एक और चक्कर पड़ता है, जब बिजली का बिल आता है ना भाई, तो वो कुछ इस प्रकार से निकल कर आता है। कैसे भला? कि यहां पर होते हैं आपके फिक्स्ड चार्जेस और फिर होते हैं आपके यूनिट चार्जेस। जी, फिक्स्ड चार्जेस यहां पर होते हैं, मान लीजिए 1000 रुपए, डिपेंड करता है कि आपके यहां कितने किलोवाट का मीटर लगा हुआ है, इस पर यह बात निर्भर करती है। ठीक है जी, 1000 रुपए तो वो लग गए आपके। फिर लगे होते हैं आपके यूनिट चार्जेस की यहां पर बात कर रखी होती है। मान लो आपने 500 यूनिट कंज्यूम की है और मान लेते हैं 5 रुपए का भाव है, तो 2500 आपका ये यूनिट चार्ज हो गया। कुल मिलाकर 3500 की यहां पर आपका बिल बन जाता है। अब जो 1000 रुपए हैं, अब इसके दो फलक हुए।
एक आया आपका 1000 वाला फिक्स चार्ज और एक आया 2500। तो 2500 तो आपके बिजली के चार्जेस हैं मालिक, तो इन पर तो आपका जीएसटी लगने से रहा, ये तो नहीं आएगा। लेकिन जो फिक्स्ड चार्जेस है 1000 रुपए, ये क्या है? क्या ये इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज है या नहीं? ये भी सर्विस टैक्स के टाइम पर बड़ा डिस्प्यूटेड आपका रहता था। क्यों? क्योंकि इसमें दो तर्क काम करते थे। पहला तर्क ये कहता था कि भाई ये 1000 रुपए जो है ना, ये तो मीटर का किराया है। आपके यहां पर एक मीटर लगा हुआ है, दिल्ली विद्युत बोर्ड लिखा होगा, उस पर देख लेना, या BSES लिखा होगा। वो मीटर आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो जो बिजली कंपनी है, जो सरकार है, जो दिल्ली विद्युत बोर्ड है जिसने लगाया है, उसी की प्रॉपर्टी है। 1000 रुपए तो आपसे किराया लिया जा रहा है। वो कीमत, मीटर खुद 5-7 हजार का मीटर होगा और 1000 रुपए महीने, हर साल 12,000 आपसे किराया लिया जा रहा है। यानी कि 10 साल अगर हो गए तो 1,20,000, 1.25 लाख रुपए में किराया दे चुका छोटे से मीटर का। ये तरीका भाई साहब, ये किराया जाता है जो फिक्स्ड चार्ज आपसे ले जाते हैं। इट्स रेंटल हायर चार्जेस ऑफ द मीटर जो हमारे घर पे लगा हुआ है, जो हमारे दफ्तरों में लगा हुआ है। ये लूट मचा रखी भाई साहब, कोई कहने सुनने वाला है नहीं। कह रहे ये बिजली चार्ज नहीं है, ये तो मीटर का किराया है। कह रहे इस पर जीएसटी एग्जाम नहीं होगा, इस पर जीएसटी लगेगा। क्योंकि हम जीएसटी एग्जाम किस पे कर रहे हैं? हम तो इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हैं, और 1000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है ही नहीं। भाई साहब क्या तरीका है। सर्विस टैक्स के टाइम पर यहां एक सर्कुलर भी आया था, उसने कहा था भाई साहब ये क्या तरीका है? अरे टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस है मोबाइल की, क्या वो बिना सिम कार्ड के संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। तो क्या ऐसे ही जो इलेक्ट्रिसिटी है, क्या ये बिना मीटर के प्रोवाइड कराना संभव है? नहीं, इलीगल हो जाएगा। तो मीटर इज द इनहेरेंट पार्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके बिना वो डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं सकती। बिल्कुल वैसे ही जैसे टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस बिना सिम कार्ड के संभव नहीं है, वैसे ये भी संभव नहीं है। इसलिए जैसे टेलीकम्युनिकेशन में सिम कार्ड एक महत्वपूर्ण रोल में आता है, इसी प्रकार से यह भी महत्वपूर्ण रोल में आता है, और इस 1000 रुपए को भी एग्जेम्प्ट होना चाहिए, ऐसा तर्क दिया था। और बात सही थी, मैं इससे सहमत था। पर जालिमों ने सर्कुलर को बाद में वापस ले लिया, खत्म करवा दिया, और स्पेशली बोलते नहीं नहीं ये आपका जीएसटी के दायरे में रहेगा, ऐसे करके। तो 1000 रुपए पे जीएसटी लगेगा, 2500 जो यूनिट चार्जेस हैं उन पर जीएसटी नहीं आएगा। और क्या होता है, जैसे मान लो आपको डुप्लीकेट बिल निकलवाना पड़ा, उसके चार्ज लिए, उस पर भी जीएसटी लगेगा। आपको लाइन शिफ्ट करवानी पड़ गई, आपका यहां फ्लैट था, आप 2 घर छोड़ के आप फ्लैट चेंज करवाना चाह रहे हैं, आप लाइन वहां पर डलवाना चाहते हैं, आपसे कुछ चार्ज लिए जाएंगे, उन पर भी जीएसटी लगेगा। सब पे जीएसटी लगेगा, सिर्फ यूनिट चार्ज, व्हाटएवर द यूनिट यू हैव कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द मंथ, उन पर जीएसटी नहीं आएगा। वरना भाई साहब सब पे जीएसटी ये लगा देंगे। किसान को एक एडिशनल राहत ये है कि उसका जो कनेक्शन होता था बिजली का, उस पर भी जीएसटी नहीं है, अदरवाइज हर चीज पे जीएसटी लगा दिया जाता है। बोलते हैं ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय अ ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, ऐसे करके बोल दिया जाता है। कुछ क्वेश्चंस भी हैं। व्हाट अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एनी अदर पर्सन अदर देन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी? जो अपना जेनसेट वगैरह लगा के चला रहा था, तो भाई साहब वो टैक्सेबल अपना हो जाएगा। आगे है वेदर द एक्टिविटीज कैरिड बाय डिस्कॉम्स, डिस्कॉम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्कॉम्स डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, लिख लेना। Whether the activities carried by DISCOM against recovery of charges from consumer under the State Electricity Act are exempt, जैसे application fee for releasing connection of electricity। अगर ये फार्मर के लिए है और ट्यूबवेल के लिए है, फिर तो ये जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। और अगर ये अदरवाइज है तो भाई साहब ऐसी की तैसी में जान दो, ये जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। रेंटल चार्जेस फॉर मीटर, जो हायर चार्ज होते हैं, लगाओ जीएसटी। टेस्टिंग फी ऑफ मीटर कैपेसिटर्स, लगाओ जीएसटी, क्योंकि सिर्फ यूनिट चार्जेस आर एग्जेम्प्टेड। लेबर चार्ज कस्टमर मीटर शिफ्टिंग के लिए लगाओ जीएसटी। डुप्लीकेट बिल के चार्ज लगाओ जीएसटी। ओनली यूनिट चार्जेस आर एग्जेम्प्टेड, ऐसे करके यहां पर बोल दिया जाता है। चले आगे? यस सर। जरा कैसी करा भाई अरे एक ही लगेगी, एक म्यान में 2 तलवार ना रह सकती। या तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी घुसेगी भाई, और वो ना घुसे तो जीएसटी घुस जाएगा। दूसरा, जीएसटी की जो एग्जम्पशन है
वो सिर्फ यूनिट चार्जेस जो आपके आ रहे हैं उससे एग्जम्पशन है। बाकी तो भाई साहब आपका ये लगाया जाता है और बहुत ही शानदार तरीके से आपके ये लगाए जाते हैं। तो चलो अब मैं आपको ब्रेक देता हूं, आज काफी टाइम हो गया ब्रेक के लिए, और फिर हमारी जो तमाम बातें हैं इस एग्रीकल्चर के संबंध में उन्हें अपना हम करके चलेंगे मालिक। चाहे वो ये पशुपालन की बातें हों, चाहे वो आपकी ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के संबंध में बातें की जा रही हों, चाहे फ्यूमिगेशन की बातें हो रही हों, टेस्टिंग की बातें हो रही हों, धान की बातें हों, किसी की भी बातें होंगी, सारी बातों को बड़े इत्मीनान से हम अपना करके चलेंगे। ठीक है, तो पहले लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। और हमारा ब्रेक के बाद जो अगला पॉइंट होगा वो ये होगा, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ एक बड़ा पॉइंट यहां पर निकल कर आ रहा होगा। जितनी भी हमने लाल सिंह जी से बातें की थी उनमें से मैक्सिमम बातें आपकी यहां पर इस्तेमाल होने वाली हैं। कर ही लें क्या सर जी? कल आज ब्रेक देने का मेरा भी मूड नहीं है, मैं सही बताऊं आपको भाई, मेरा मूड नहीं है आज ब्रेक देने का, कर ही लेते हैं। तो ये जो बातें हैं इनका एनालिसिस आपका यहां पर आ जाता है। बोलते हैं सर्विस, स्पेसिफाइड सर्विसेज रिलेटिंग टू, स्पेसिफाइड सर्विस रिलेटिंग टू किससे संबंधित? कहते एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जो हमारा जिसे खेती बाड़ी बोलते हैं ना, उसको कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स। खेती बाड़ी करना और पशुपालन करना। पशुपालन किस लिए? फॉर ट्रिपल एफ। ट्रिपल एफ मतलब सर जी रुक जाओ, फ्यूल हो, फाइबर हो, फ्यूल, फाइबर और क्या रह गया? एक फ्यूल है, फाइबर है और एक और एफ रह गया भाई साहब, फूड। फूड हो, फ्यूल हो, फाइबर हो या अदर के लिए, एक्सेप्ट हॉर्स रियरिंग। मतलब देखो, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट ये आ गया जी, खेती बाड़ी करना ये आ गया, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट यहां पर ये चल रहा है। ये आ गया रियरिंग ऑफ एनिमल्स आ गया जी, ठीक है। लेकिन ये घोड़ा पालन ये ना आएगा, घोड़ा नीड नहीं है, गाय भैंस खेती बाड़ी वो नीड है, और जो जरूरतें होती हैं उस पर जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं मालिक कि जरूरतें भिखारी की भी पूरी हो जाती हैं और इच्छाएं राजा की भी अधूरी रह जाती हैं। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं दरअसल वो बात हो रही है मेरे बच्चा, मेरे कबूतर, मेरे लाल, एग्रीकल्चर के संबंध में। ठीक है जी, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सर्विस रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या है तो बताना। ये जो आपके यहां सब्जियां दिखाई दे रही हैं, क्या ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है? ओ यस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। क्या गेहूं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है? ओ यस, गेहूं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। अच्छा, क्या ये धान एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है? यस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। क्या ये चावल जो राइस है, क्या ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है? नो वे, ये तो हमें बता दिया था लाल सिंह जी ने कि चावल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता है। अब फिर से देखना क्या बोला, क्या स्पेसिफाइड सर्विसेज रिलेटिंग टू, इन कर्मों से संबंधित, एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से संबंधित जो भी सर्विसेज हैं, मैं थारे से उनकी बात करने के लिए जा रहा हूं। कल्टीवेशन ऑफ लैंड, ये जितनी भी एक्टिविटीज के नाम है भाई साहब, भगवान झूठ ना बुलाए, कतई जहर मामला है भाई साहब, बता रहे हैं हम आपको, कोई जीएसटी लगने वाला नहीं है। कल्टीवेशन ऑफ लैंड, बल्क पैकेजिंग, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, ये कौन सी है? लाल सिंह जी ने बताया था कि 2-3 ठेकेदारों से टाई अप करके 200-300 लेबर की आवश्यकता पड़ती है, तो उस लेबर को जो चार्ज दिया जा रहा है उस पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। जो बोरों में आलू भरे जा रहे थे, एक होती है 1-2 किलो वाली पैकिंग, एक होती है बड़ी बड़ी बल्क पैकेजिंग, जहां पर मतलब 50 किलो, पहले 100 किलो की बैग बनाया करते थे, फिर गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी करी कि भैया 50 किलो से ऊपर का बैग नहीं बना जाएगा। तो बल्क पैकेजिंग हो रही है, उसके लिए लेबर चाहिए, उस पर भी जीएसटी नहीं है। कल्टीवेशन का मतलब जो बहुत सारी प्रोसेस होती है, निराई की, गुड़ाई की, पानी देना, ये करना वो करना, उन पर भी कोई किसी प्रकार का जीएसटी नहीं है। आगे बोलते हैं रेंटिंग ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, किस वास्ते? अब एग्रीकल्चर लैंड को दिया जा रहा है किस वास्ते? फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। एग्रीकल्चर पर्पस मतलब ये, जैसे कि उन्होंने बताया था कि 4 से 5 जार में
पड़ोसी की जमीन भी वही करते हैं और लीज रेंटल इतना जाता है, 4 से 5 हजार रुपए का जाता है। इस पर भी भाई साहब जीएसटी नहीं है। अगर किसी मेले के लिए जमीन दी है और किराया मिला है, हालांकि वो कहते थे कि हमारा मेला वेला कोई पैसे नहीं लेते हैं, गांव में लोगों का दिल ना बड़ा होता है। यहाँ शहरों में तो भाई साहब एक जरा से उस पर मर जा जान दे दे बिल्कुल, लेकिन गांव में लोगों का दिल बड़ा होता है, बात माननी पड़ेगी आपको। हालांकि पैसे नहीं देते वहां पे प्रैक्टिकली लोग, कोई देता भी नहीं, कोई लेता है वहां पे पैसे का, ठीक है यार, दंगल वंगल होते, कोई पैसे वैसे की बात नहीं होती वहां पे। पैसा ही नहीं है तो सप्लाई नहीं तो जीएसटी ही नहीं। लेकिन अगर पैसा है तो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा यहां पर। लेकिन मेले की अगर बात करोगे तो भैया मेरी बात सुनो, देखो साहब, समझना बात को बाबू मेरे, कि एग्रीकल्चर लैंड है, अगर पर्पस एग्रीकल्चर है तो एग्जम्पशन दूंगा ना। अगर कोई मेला है, रामलीला है, राम चाहे लीला चाहे राम, तो भाई साहब फिर तक जीएसटी लग जाना चाहिए ना। लेकिन प्रैक्टिकली शायद वहां पर भी नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर वो गेट नंबर 4 से बाहर निकल जाएगा। एग्जेम्प्ट नहीं है पर शायद गेट नंबर 4 से बाहर निकल जाएगा, मतलब कि वो 10 लाख 20 लाख या 40 लाख के लिमिट से ऊपर नहीं जा पाएगा अमूमन केस में। दैट्स वाई वो भी आपका यहां से जीएसटी के कवरेज में फाइनली नहीं आ पाएगा। स्टड फार्म, अस्तबल के लिए जमीन दी है, अस्तबल के लिए जमीन दी है, ये अस्तबल बनाने के लिए। घोड़ा पालन यहां पर कवर नहीं होता, घोड़ा पालन एग्रीकल्चर में नहीं आता। तो अस्तबल के लिए जो जमीन किराए पर दी है, वेदर इट कैन बी सेड कि जमीन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दी है, द आंसर इज नो। इसलिए यहां जो स्टड फार्म है वो आपका टैक्सेबल करवा दिया जाएगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का ट्रांसपोर्टेशन होगा, भाई साहब भगवान झूठ न बुलाए, उस पर भी जीएसटी नहीं है। कमीशन ऑन सेल ऑफ पैडी, धान एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उस पर कमीशन खाया एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन चावल एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, इसलिए चावल की सेल पर अगर कमीशन की बात की जाती है तो भाई साहब वो आपका टैक्सेबल होगा, ध्यान दीजिएगा, ये खतरनाक पॉइंट है। यही आपके साथ खेला हो जाएगा, मैं बता रहा हूं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। एक क्वेश्चन पैडी का आएगा और एक चावल का आएगा, तो पैडी तो भाई साहब पार जाएगा लेकिन चावल डूब जाएगा। पैडी पार जाएगा, चावल डूब जाएगा। चावल पर जो व्यापारी लोग कमीशन काटते हैं भाई साहब बीच में, उस कमीशन पर जीएसटी आएगा। फ्यूमिगेशन की सर्विसेज है, जो पेस्ट कंट्रोल होता है बेसिकली, जो वेयर हाउस वगैरह में जो होती है सर्विसेज, जिस वेयर हाउस के अंदर वो पेस्ट कंट्रोल होते हैं, फ्यूमिगेशन होती है, स्प्रे वगैरह होते हैं, जो भी है उस सब पर भी हम कोई किसी प्रकार के जीएसटी की बात नहीं करके चलेंगे। तो कोल्ड स्टोर के अंदर अगर वो कीटाणुनाशक स्प्रे वगैरह हो रहे हैं, उस पर भी जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। ये मैं आपको यहां पर बतला देता हूं। राइट है जी, हाँ सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में अब यहां पर निकल के आता है जॉब वर्क आपका। इसमें क्या कहता है जी मालिक, इतना हो गया? कोई मन में सवाल है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। वैसे लगभग सारी बातें हो चली हैं। सर वो उन्होंने अपने आलू रखे थे, दरअसल वहां पे क्या बोलते हैं, कोल्ड स्टोर में आलू रखे थे, तो उनका क्या था भैया? कोल्ड स्टोरेज का जो किराया था, जो वेयर हाउस का जो किराया था, उन्होंने बताया था 80 रुपए पर कट्टा, कट्टा मतलब पर बैग, 80 रुपए पर कट्टा मतलब 80 रुपए पर बैग जो था, उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। और बताता हूं मैं आपको ऐड करके, जो उन्होंने बताया था कि भाई साहब जो मंडी समिति में कुछ जो पैसे कटते हैं, सफाई चार्ज कटते हैं, उस पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। और क्या बताया था उन्होंने? लेबर, हाँ उन्होंने एक बताया था कि जो एग्रो मशीनरी होती है, आलू निकालने के लिए मशीनरी बताई थी, एग्रो मशीनरी होती है, उन्होंने बताया था कि 800 रुपए पर बीघा वो चलाते हैं दूसरों के खेतों में, उस पर भी जीएसटी आपका नहीं आएगा। और क्या बताया था उन्होंने जो नहर का जो पानी होता है उस पर भी जीएसटी नहीं था, वो हम पहले ही बात कर चुके थे, ठीक है। और क्या था? कहीं कुछ छूट रहा है तो बताइए भाई साहब। मैं देखता हूं और क्या रह गया था, उसे कवर करते हैं। लेबर, फार्म लेबर आ गई नहीं आई? हाँ फार्म लेबर तो आ गई हमारी, और ये हो गया। हाँ एक था वो वैकेंट लैंड, जो जमीन थी एग्रीकल्चर लैंड जो थी, हालांकि पॉइंट आज का दोबारा लिख दूं, एग्रीकल्चर लैंड थी विद और विदाउट फार्म हाउस, विद और विदाउट फार्म हाउस के वैसे तो ट्यूबवेल बोलते हैं, विद और विदाउट ट्यूबवेल ऐसे लिखूंगा मैं तो, उस पर भी जीएसटी आपका नहीं आता था, ठीक।
और बस यही था। हाँ ठीक है जी, तो ये सारी चीजें आपकी जीएसटी से मुक्त हैं। तो आइए जरा पूरा कंटेंट हम पढ़कर देख लेते हैं मेरे बच्चा, जो उसका लीगल वर्डिंग से उनको चेक कर लेते हैं। पहला पॉइंट, सर्विस ऑफ फ्यूमिगेशन इन ए वेयर हाउस। जो पेस्ट कंट्रोल की सर्विसेज हैं उन पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। सर्विस कल्टीवेशन ऑफ प्लांट है एंड रियरिंग ऑफ ऑल लाइव फॉर्म ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट रियरिंग ऑफ हॉर्स। अच्छा ठीक है जी, घोड़ों को छोड़ दीजिए भाई साहब, यहां से घोड़ों को छोड़ दिया है, घोड़ों को यहां से छोड़ दिया है, एक्सेप्ट रियरिंग ऑफ हॉर्स। अच्छा जी, फॉर फूड है, फाइबर है, फ्यूल है, रॉ मटेरियल है, इनके लिए आ रहा है। सारी बात हो चुकी है हमारी, कोई नई बात यहां पर नहीं है। बाय वे ऑफ सर्विस किस तरह की है? एग्रीकल्चर ऑपरेशंस हैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन। जब खेती बाड़ी हो रही होती है तो वहां जो ऑपरेशंस चल रहे होते हैं तो उनसे संबंधित जो एक्टिविटीज हैं, इंक्लूडिंग कल्टीवेशन है, हार्वेस्टिंग है, थ्रेशिंग है, प्लांट प्रोटेक्शन है, टेस्टिंग, जो स्प्रे वगैरह है, जो जितना भी काम हो रहा है खेती बाड़ी का सब एग्जेम्प्टेड है। सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, 200-300 की लेबर आ रही है, वो सब एग्जेम्प्टेड है। प्रोसेस जो कैरिड आउट हो रही है एग्रीकल्चर फार्म पर, ध्यान देना, कैरिड आउट एट एग्रीकल्चर फार्म। इसमें बड़ा पता है पॉइंट क्या है, ये मैं आगे लिंक करूंगा मालिक, ध्यान रखना। सबसे बड़ा पॉइंट है जहां पर खेला होने वाला है वो है आपका एट। अगर ये वाली प्रोसेस एग्रीकल्चर खेत पर, अगर ये काम खेत पर हो रहे हैं तो जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। कौन कौन से? टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, कूलिंग, बल्क पैकेजिंग, जितने भी काम यहां पर हो रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, आलू आलू ही रहे, चिप्स ना बन जाए, टमाटर टमाटर ही रहे, सॉस ना बन जाए। कुछ ऐसी हरकत मत कर देना कि आम आम ही रहे, फ्रूटी ना बन जाए। कैसे मतलब? Processes carried out at an agriculture farm, including tending, pruning, cutting, harvesting, drying, cleaning, trimming, okay? Sun drying, धूप में सुखाना, fumigation, curing, sorting, grading, cooling, bulk packaging, and थक गया लो मेकर, and such like operations which do, हंस लो तुम तो, हंस लो तुम, हंसो, which do not alter the essential characteristic, which do not alter the essential characteristic of the agriculture produce। मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही रहे, उसके नेचर को मत बदल डालना। टमाटर को टमाटर रहने देना, चिप्स वो सॉस मत बना देना। करेक्ट, ठीक है जी। आगे रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी। अरे वही जो मशीन, जो आलू निकालने की मशीन थी, ट्रैक्टर वगैरह हो गए, ये सब हो गए। और रेंटिंग ऑफ वैकेंट लैंड विद और विदाउट स्ट्रक्चर इंसिडेंटल देयर टू। अरे ये क्या था? अरे ये था स्ट्रक्चर कौन सा यार? ट्यूबवेल यार, जिसे फार्म हाउस बोल देते हैं। उस ट्यूबवेल के साथ या उसके बिना साथ। अगर ट्यूबवेल के साथ था तो 5,000 रुपए पर बीघा था, बिना उस ट्यूबवेल के था तो 4,000 रुपए पर बीघा था। तो जो भी है वो सबका सब एग्जेम्प्टेड है। लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो 80 रुपए प्रति कट्टा जो कोल्ड स्टोरेज का चार्ज था वो भी एग्जेम्प्टेड है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस जो है, ये क्या होता है? ये ना वो होती है लाइक पाठशाला लग जाती है गांव में आकर, 21 वैज्ञानिक आते हैं, वो गांव में से एक वर्कशॉप लगाते हैं कि खेती बाड़ी कैसे उम्दा तरीके से की जाए, कैसे पैदावार को बढ़ाया जाए। तो वो वाली चीजें यहां पर की जाती हैं। तो वैसे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, सच बताऊं मैं आपको, कोई मैंने तो देखा नहीं कि गांव में किसान आ रहा है, कि वैज्ञानिक आ रहे हैं और किसानों से फीस ली जा रही है। फीस के नाम पर एक भी किसान आ जाए तो गारंटी इस चीज की है, पर है तो है, क्या कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज हैं, उनके लिए जो भी चार्ज लिए जाएंगे, एक प्रकार से वर्कशॉप चलाई जाती हैं गांव में आकर खेती को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन ये एक्टिविटी सिर्फ फाइलों में दबकर रह गई हैं, ग्राउंड पर ऐसी सर्विस आती ही नहीं है। ठीक है जी। और आगे है सर्विस बाय एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी और बोर्ड। मंडी समिति यार, एक बात, अगर आपको ग्राउंड रियलिटी पता लग जाए ना भाई साहब, तो ये लैंग्वेज पढ़ के ना हंसी आती है कि भाई साहब क्या लिख रखा है आपने ये। अरे सीधी बात थी, मंडी समिति को जो सफाई चार्ज आ रहे हो, जो चार्ज ले रही है किसान से, उस पर जीएसटी ना लगेगा, बात खत्म। आगे सर्विस बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन ए वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यहां भी जीएसटी की बात नहीं करी जाती है। ये परिभाषा दे रखी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं सर। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई। आगे है जॉब वर्क। जॉब वर्क क्या है? जॉब वर्क में बाबू मेरे, एक तो मैंने आपको बताया था, जॉब वर्क जैसे कि राइस से अगर आप चावल निकलवाते हो, आप धान लेकर जाते हो, धान एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है।
और इसे आप लेकर जाते हो राइस मिल पर, वहां मशीनों से ये चावल निकाल दिया जाता है और ये चावल लेकर आप आ जाते हो। तो पैडी दिया था और ये चावल लेके आप आ जाते हो। तो ये अपने यहां पे ना कुछ एक जॉब चार्जेस लगाता है ये काम करने के। इनके ऊपर जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? द आंसर इज यस। काफी डिबेटेबल था, बट फाइनल ट्रीटमेंट एज ऑफ नाउ लाइबल टू जीएसटी बिकॉज गवर्नमेंट वांट टू कवर राइस मिल्स इन द जीएसटी सिनेरियो। सरकार इन राइस मिल्स को जीएसटी के दायरे में शानदार तरीके से लाना चाहती है, इसलिए इन्होंने यहां पर आकर ऐसा कर दिया है। साथ में और बात करते हैं, चलो अब ब्रेक देते हैं, काफी समय हो गया, ब्रेक के बाद चर्चा को आगे